नमस्कार दोस्तों। 1 फरवरी 2022 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में यूनियन बजट 2022-23 को प्रेजेंट किया गया है। यह उनके द्वारा प्रेजेंट किया जाने वाला चौथा बजट है। अपने 90 मिनट के स्पीच में बजट को प्रेजेंट करते हुए मिस निर्मला सीतारमण ने बताया कि इंडिया का टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर 39.45 लाख करोड़ रुपए रहने वाला है और फिस्कल डेफिसिट 6.4% रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया की इकोनॉमी 9.2% रेट से ग्रो होगी। तो इस वीडियो में हम बजट रिलेटेड इंपॉर्टेंट फीचर्स और की हाइलाइट्स देखने वाले हैं, क्योंकि लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम में बजट रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या रेलवेज हो। तो वीडियो लास्ट तक देखना। मैं हूँ राहुल, आप देख रहे हैं परीक्षा पीठ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स ऑफ बजट। तो पहला की हाइलाइट्स है कि एसिटिक एसिड और मिथेनॉल जैसे केमिकल्स पे कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया है। कट डायमंड्स और एज डायमंड इंडस्ट्री के लिए भी कस्टम ड्यूटी को 5% तक रिड्यूस कर दिया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए उस पर ड्यूटी कंसेशन देने के बारे में गवर्नमेंट सोचने जा रही है। कोविड-19 पैंडेमिक होने के बाद भी जीएसटी रेवेन्यूज में उछाल देखा गया है, जो जनवरी के मंथ में 1.4 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है, जो 2017 से अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। और 2017 में ही जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, मतलब कि क्रिप्टो करेंसी से हमको जो कमाई होगा उस पर 30% का टैक्स लगेगा। अगर उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को ट्रांसफर करने पर उस पर 1% का टीडीएस हम लोग को गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। तो पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए भी बजट ने टैक्स रिलीफ प्रोवाइड किया है। उनके टैक्स डिडक्शन लिमिट को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है अगर वो कंट्रीब्यूट करते हैं एनपीएस में। एनपीएस मतलब कि नेशनल पेंशन स्कीम। स्टार्टअप्स के लिए भी बजट ने टैक्स इंसेंटिव स्कीम का जो लिमिट 2022 31 मार्च तक था, उसको बढ़ा करके 1 साल उसको बढ़ा करके 2023 31 मार्च कर दिया है। अगर आप इस स्कीम के अंदर रजिस्टर होते हैं तो आपको 3 साल के लिए टैक्स रिजम्पशन या फिर 3 साल के लिए टैक्स में कमी देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर वो इनकम उनका 1 लाख के ऊपर है, 1 करोड़ के ऊपर है और 10 करोड़ के नीचे है, तो उनको सरचार्ज में 12% पहले था, अभी 7% का सरचार्ज हो गया है। अगर आपको पता नहीं सरचार्ज, तो सरचार्ज होता है, तो सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। मतलब कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1 करोड़ कमाती है और उसका 30% टैक्स भरती है, यानी 30 लाख, तो उस पे 7% का एक्स्ट्रा, उस 30 लाख पे 7% का टैक्स लगेगा, उसको बोलते हैं सरचार्ज। तो देखते हैं पोस्ट ऑफिसेस के लिए। तो लगभग 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस, लगभग सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस को कोर बैंकिंग सेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस को कोर बैंकिंग सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ताकि वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके जो एक नॉर्मल प्राइवेट बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही सभी सिटीजन को डिजिटल बैंकिंग से कनेक्ट करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लॉन्च किया जाएगा, जो अलग अलग 75 डिस्ट्रिक्ट, कंट्री के 75 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च होंगे। घर नल से जल इस स्कीम के तहत इस साल 2022-23 के लिए 60,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, ताकि 3.8 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को वाटर टैप कनेक्शन प्रोवाइड हो सके। हर घर नल से जल, यह स्कीम 2019 में लॉन्च हुई थी, जो जल जीवन मिशन का एक पार्ट है, जिसमें 8.7 करोड़ हाउस होल्ड का कवरेज है और उसमें से 5.5 करोड़ हाउस होल्ड को वाटर टैप कनेक्शन पिछले 2 साल में एलोकेट हो गया, लेकिन बाकी बचे 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को 2022-23 के लिए बजट ने 60,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। बॉर्डर, जो नॉर्दर्न बॉर्डर के आसपास है, वहाँ पे पॉपुलेशन की कमी होती है, कनेक्टिविटी सही नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होता है, जिसके वजह से वो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे विलेजेस को न्यू वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंडर डेवलप किया जाएगा। अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट
डेवलपमेंट में लैग किए हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर लाया जाएगा ताकि उनके की सेक्टर्स को फोकस करके उनके की सेक्टर्स को प्रोग्रेस किया जाएगा ताकि वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके। 48,000 करोड़ रुपए पीएम आवास योजना के अंदर एलोकेट किया गया है ताकि 80 लाख घरों को भी कंप्लीट किया जा सके। ये 80 लाख घर वो हैं जो पहले से आइडेंटिफाई बेनिफिशरीज है, इसमें कोई नया बेनिफिशरीज नहीं ऐड होने वाला है। नारी शक्ति के महत्व को समझते हुए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट ने 3 मिशन लॉन्च किए हैं, 3 स्कीम लॉन्च किए हैं। पहला है मिशन शक्ति, दूसरा है मिशन वात्सल्य, तीसरा है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। सक्षम आंगनवाड़ी आजकल नए जनरेशन के आंगनवाड़ीज होंगी जिसमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ऑडियो विजुअल एड्स होगा और ऐसे आंगनवाड़ीज क्लीन एनर्जी पर काम करेंगी और ये बच्चे के अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगी। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा जिसमें 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सलेंस होंगे और निम्हांस इसका नोडल सेंटर होगा। निम्हांस मतलब NIMHANS, निम्हांस मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। ये इसका नोडल सेंटर होगा और इसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा IIIT-IITB, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु। ई विद्या प्रोग्राम मई 2020 में लॉन्च किया गया था सेंटर द्वारा, जिसमें कंट्री के 100 यूनिवर्सिटी थे जो बच्चों को स्टूडेंट्स को वर्चुअली पढ़ाएंगे। इसके लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल था, मतलब टोटल 12 टीवी चैनल थे 1 से 12 क्लास के लिए। अब उसको बढ़ा करके 200 टीवी चैनल्स कर दिया गया है ताकि सप्लीमेंट्री एजुकेशन जो था उसको अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी सिखाया जा सके। कंट्री के हर विलेजेस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑप्टिकल फाइबर बिछा रही है जो 2050 तक कंप्लीट होने का टारगेट है। तो अब बात कर लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन पॉलिसीज के बारे में। गवर्नमेंट का कहना है कि ग्रीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी यह सिस्टम इसके पास बहुत इमेंस पोटेंशियल है जो कंट्री को आधुनिकतावाद की ओर ले जा सकती है और इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि इंडियन इंडस्ट्री को और इंक्लूसिव बना देगी। बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के पास इसके बहुत पोटेंशियल है। इसके लिए मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने पेपरलेस ई बिल्स लॉन्च किया है जिससे पेमेंट में डिलेस को कम किया जा सके और जो रनिंग बिल्स है जो उसका 75% 10 दिन के अंदर पे करना होगा। ऐसा प्रोविजन है इस पेपरलेस ई बिल की वजह से प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज किया जा सकेगा ताकि वो सस्टेनेबल और इनोवेटिव बिजनेस क्रिएट कर पाए रिलेटेड बैटरी एनर्जी एज ए सर्विस के तौर पे, और जिसके वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम के एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट होगा, जिससे अगर बैटरी एनर्जी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी लोग अच्छे परचेज ज़्यादा करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन को भी इससे इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और इसी को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करेगी जिसके तहत कार ओनर्स अपने बैटरी को अपने कार से डिटैच करके उसको कहीं दूसरे जगह चार्ज कर सकते हैं और दूसरी बैटरी को अपने कार लगा सकते हैं। ये पॉलिसी जल्द ही मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की जाएगी। तो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लिए गवर्नमेंट ने दो रास्ते यूज किए हैं, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ लिविंग के लिए गवर्नमेंट अर्बन सिटी प्लानिंग करेगी, उससे अर्बन कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट बिल्डिंग बाय लॉज को मॉडर्नाइज करेगी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करेगी और टाउन प्लानिंग स्कीम्स लाने वाली है। और अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश करेगी जिसके लिए 250 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। तो बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 ये स्कीम लॉन्च करने वाली है जिसके लिए वो 1486 यूनियन लॉस को रिपील कर लेगी, वापस ले लेगी और 1 नेशन और 1 रजिस्ट्रेशन इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा जिसके जरिए इंडिया में कहीं भी आपको सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ बात कर लेते हैं ई पासपोर्ट को लॉन्च किया जाएगा जिसमें चिप और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा ताकि ओवरसीज ट्रैवल में कन्वीनियंस प्रोवाइड हो। और इसी के साथ ही कोऑपरेटिव्स के लिए भी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को 18% से 15% तक कम कर दिया गया है। पार्लियामेंट में बजट को प्रेजेंट करते हुए
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि पिछले साल हमारा एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर 5.5 लाख करोड़ रुपीस था, जो इस समय 35.4% से इंक्रीमेंट होकर के 7.50 लाख करोड़ कर दिया गया है। और इसी के साथ में स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स इन एड एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर प्रोवाइड करेगी, जो हमारा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसको गवर्नमेंट ने 10.68 लाख रुपए इस साल के लिए एस्टिमेट किया है, जो जीडीपी का 4.1% रहने वाला है। 2021 और 22 के लिए जो हमारा 5.5 लाख करोड़ रुपीस का एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसको रिवाइज करके 6.3 लाख करोड़ रुपीस कर दिया गया है, जो फिस्कल ईयर इस समय मार्च में खत्म हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगी, जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपीस होगा। ये लोन इसलिए होगा ताकि ऊपर के सभी सारे इन्वेस्टमेंट को स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से चैनलाइज कर सके इकोनॉमी में, और इकोनॉमी हमारा वापस से रिवाइवल हो सके और इकोनॉमी का ग्रोथ इंक्रीमेंट हो सके। यहाँ पर हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब गवर्नमेंट के 2 एम्स है। पहला है वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना, और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर असेट क्रिएट करना। वर्चुअल साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट पहले तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को इन्वेस्ट करेगी, जिससे प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और इससे इकोनॉमी को रिवाइव होने में हेल्प होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर एसेट क्रिएशन भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट यहाँ पे डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने वाली है, जो डिजिटल रुपी होगा। ये आरबीआई द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इसे लीगल टेंडर भी आरबीआई द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा, और इसे लीगल टेंडर भी आरबीआई प्रोवाइड करेगी। यह डिजिटल करेंसी डिजिटल एसेट से अलग होता है, क्योंकि डिजिटल एसेट्स को लीगल टेंडर प्रोवाइड नहीं होता है, लेकिन डिजिटल करेंसी को लीगल टेंडर आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। बात कर लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए भी गवर्नमेंट यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स में वहाँ पे बायोमास पेलेट्स को एज अ फ्यूल यूज किया जाएगा। वो टोटल फ्यूल का 5 to 7% होगा, जो कोल के साथ उसे बर्न करके उसे एनर्जी प्रोवाइड, उससे पावर जनरेट किया जाएगा। उसमें 5.5 से 7% बायोमास पेलेट्स यूज किया जाएगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद मिलेगी, जो साल में 38 मैट्रिक मिलियन टन का रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड में करेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डिफेंस बजट की। तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बजट का 68% वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए यूज होगा, जो पिछले साल 58% था। ये सब करते हुए गवर्नमेंट आर्म फोर्सेस में भी आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रही है, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे हमारा इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ने के चांसेस हैं। इकोनॉमी के इंक्लूसिव डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इस बजट में स्किलिंग प्रोग्राम को वापस से नई दिशा दी जाएगी। इसके लिए डिजिटल देश ई पोर्टल यानी डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड को लॉन्च किया जाएगा, जो हमारे सिटीजन्स को स्किलिंग, अपस्किलिंग और रिस्किलिंग के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। और बात करें हॉस्पिटैलिटी सर्विस का, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर का परफॉर्मेंस इस ईयर के हिसाब से बहुत खराब रहा है और वो बाउंस बैक कर नहीं पाए थे। इसलिए गवर्नमेंट उनके लिए ईसीजीएल स्कीम मतलब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ग्रेस स्कीम को मार्च 2023 तक 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, और उसमें 50,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट भी उसके फंड में डाल दिया है। जो पहले 5 लाख करोड़ था, उसमें 50,000 करोड़ एक्स्ट्रा डाल दिया गया है। ये 50,000 करोड़ हॉस्पिटैलिटी सर्विस के लिए एक्सक्लूसिव रहेगा, इसको किसी और फीचर्स में यूज नहीं करेंगे। तो अभी आते हैं केन बेतवा लिंक की तरफ। तो केन बेतवा लिंक के लिए बजट में 44,605 करोड़ रुपीज एलोकेट किया गया है, जो 6 लाख हेक्टेयर फार्मर्स को इरिगेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा और फार्मर्स को उनकी फार्मिंग और लाइवलीहुड के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ये लिंक प्रोजेक्ट है केन रिवर और बेतवा रिवर के बीच में, जिसमें केन एमपी में पड़ता है और बेतवा रिवर यूपी में पड़ता है। और ये लिंक से केन का सरप्लस वाटर बेतवा में ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि बेतवा जो यूपी में ड्राफ्ट प्रोन रीजन है वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी किसान ड्रोन्स को प्रमोट किया जाएगा। ये किसान ड्रोन्स क्रॉप असेसमेंट के लिए, यानी कितना क्रॉप इस साल के लिए हुआ है, लैंड रिकॉर्ड्स के लिए मतलब ओनरशिप उसका किसका है, उस लैंड का ओनर कौन है, और स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड
मतलब कि फसलों पे इंसेक्टिसाइड का छिड़काव के लिए भी किसान ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने राबी और खरीफ के फार्मर्स को, किसानों को 1 लाख मिलियन टन पैडी को प्रोक्योर करने का इस साल का टारगेट है, जो इस साल 1 करोड़ फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा। और गंगा कॉरिडोर में गवर्नमेंट नेचुरल फार्मिंग को भी प्रमोट करेगी, जिसके लिए स्टेट और एमएसएमई के पार्टिसिपेशन के लिए गवर्नमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज का अनाउंसमेंट करने वाली है। अब बात करते हैं तो बजट के दौरान बजट को प्रेजेंट करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी बताया है कि कवच इस टेक्नोलॉजी के अंडर 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को लाया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कवच क्या होता है। तो बात कर लेते हैं कवच की। तो कवच एक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होता है जो 2 ट्रेनों को टकराने से रोकने के लिए बनाया गया है। यह एक इंडिजेनियसली डेवलप्ड वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है और इसको आत्मनिर्भर भारत योजना के अंदर बनाया गया है। और इसकी एफिशिएंसी 10,000 केसेस में सिर्फ 1 एरर आने का इसका एफिशिएंसी है। तो यह कवच हमारे देश के लिए, हमारे रेलवे नेटवर्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।